This is Wide Angle with Ashok Vyas. नमस्कार, मैं अशोक व्यास। आप देख रहे हैं वाइड एंगल विद अशोक व्यास। और आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जो अतिथि हैं, दे हैव कम फ्रॉम इंडिया एंड दे कीप गेटिंग गेस्ट्स फ्रॉम अमेरिका। एंड व्हाई डू दे गेट सो मेनी गेस्ट्स एंड हाउ दिस flow of exchange of knowledge is happening through American Institute of Indian Studies? We are going to find out with Dr. Achyutanand ji. Welcome, Dr. Achyutanand Singh ji. And also Dr. Ehtusham Khan sahab also with me. Shukriya. आप दोनों हमारे स्टूडियो में बता रही। So I begin with you, Ehtusham. Tell me, when this American Institute of Indian Studies was formed, and what are the main objectives? Basically, the American Institute of Indian Studies formed in 1962 to bring the closeness between the America and India. There was a need to when American want to go and explore about the India and South Asia culture and society, so there was no place to found the resource and anything so it was the required, and then Dr. Pradeep Mehendiratta and some scholars from the America, they founded this institute, American Institute. Wonderful. So, Achyutanand ji, what are the main activities of this institute and how it connects students who are studying here in America, but they come and visit and study there? There are two main objectives of this institute. One is language teaching and other is research. हमारे इस अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन स्टडीज़ में दो तरह के स्कॉलर्स जाते हैं, एक भाषा सीखने के लिए और दूसरा शोध करने के लिए। वही जाते हैं जो भारतीय विषयों पर जिनकी रुचि होती है, दिलचस्पी होती है, खास करके समाजशास्त्र या मानव शास्त्र, साहित्य और संगीत आदि वगैरह में। और चूँकि उनकी दिलचस्पी भारतीय विषयों पर होती है और उनको अपने शोध कार्य के लिए भाषा की ज़रूरत पड़ती है, क्षेत्र में जाकर डाटा कलेक्ट करने के लिए, इसलिए भाषाओं की ज़रूरत पड़ती है सीखने की। और उससे पहले, फील्ड में जाने से पहले वे भाषा सीखते हैं और फिर वो अपने आप फील्ड में जाकर संग्रह करते हैं अपने शोध से संबंधित सामग्रियों का। Very nice. So let's get some exact idea how it functions. जैसे कि it is not a part of the university, it is an independent body. Yeah, it is an independent body. And where is the funding coming from? Funding coming from the different sources, like from the university, from the colleges, and from some private fund. 50% from education DEO, Department of Education of America, and 50% from universities, member universities. I see. Yeah, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज मेंबर हैं इस प्रोग्राम। हाँ, 72, around 72 university colleges. And what is it that you are offering to these universities in India? मतलब अमेरिकन इंस्टीट्यूट के साथ वो सपोर्ट कर रहे हैं तो नहीं, इंडियन यूनिवर्सिटी से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, सिर्फ अमेरिकन यूनिवर्सिटी, 72 यूनिवर्सिटीज। ओह, आई सी। तो भारत सरकार और अमेरिकी सरकार में एक समझौता हुआ कि पैसा और स्कॉलर्स हमारे होंगे और काम करने वाले आपके यहाँ। जैसे कि हम लोग के यहाँ भाषा सेंटर्स में सब भारतीय लोग काम करने वाले हैं, टीचर भारतीय हैं, लेकिन स्कॉलर्स अमेरिकी जाएंगे पढ़ने के लिए। ये है भारत सरकार से समझौता है। अच्छा। तो उस समझौते के तहत ये चलता है प्रोग्राम। तो आप यहाँ वालों को किस तरह पढ़ाएं? फॉर दैट इज देयर सम स्पेशल ट्रेनिंग दैट इज ऑफर्ड टू पीपल हु आर गोइंग टू बी टीचिंग एट अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन स्टडीज इन इंडिया टू स्टूडेंट्स हु आर कमिंग फ्रॉम अमेरिका? जी, दरअसल जो दूसरी ज़बान सिखाई जाती है, दूसरी भाषा सिखाई जाती है, कुछ टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल होता है और कुछ जो सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग की जो पेडागोजी है और टेक्निक है उसके थ्रू हम सिखाते हैं, जिसमें ख़ास तौर से 4 जो लैंग्वेज की स्किल्स होती हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये चारों स्किल्स पे हम फोकस करते हैं। साथ में जो कल्चर है, तहजीब है, संस्कृति है, वो उसका एक्सपोजर देते हैं, उसके ज़रिए, उसके थ्रू हम भाषा को वहाँ सिखाने की कोशिश करते हैं। तो इन्होंने जो बातें चारों कही, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, वो सभी इंपॉर्टेंट है और बेसिक हैं एक तरह से देखा जाए तो। जी। तो
उनको जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं अमेरिका से आए हुए स्टूडेंट्स के साथ में, तो लेट्स टॉक अबाउट वन लिसनिंग, तो आप उनको कुछ एक्सरसाइजेस कराते हैं कि दे गेट? पहले मैं बता दूं कि दो तरह के स्टूडेंट्स जाते हैं, स्कॉलर्स जाते हैं। एक हेरिटेज लर्नर जो NRI हैं जाते हैं, और एक जो प्योर लर्नर जो अमेरिकी हैं। तो हेरिटेज लर्नर्स के लिए लिसनिंग और स्पीकिंग बहुत आसान है, क्योंकि शायद उनके फैमिली में उनको ये मिलता है एक्सपोजर और बोलते हैं, लेकिन पढ़ने में लिखने में वो कमज़ोर होते हैं। तो सब इस तरह के विद्यार्थियों को हम लोगों के पास हर लेवल के अनुसार टीचिंग मटेरियल बना हुआ है कि पहले हम देखते हैं कि किस लेवल का विद्यार्थी है, वो नोइस लेवल है, एलिमेंट्री है, या इंटरमीडिएट या एडवांस है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग मटेरियल बनाते हैं। ऑडियो विजुअल है, लिसनिंग के लिए खासकर फिल्म्स, हफ्ते में हम एक फ़िल्म दिखाते हैं, बॉलीवुड फिल्म्स। तो वो जैसे मान लीजिए फिल्म है, तो फिल्म हम दिखाते हैं उनको, और फिल्म दिखाने से पहले पूरी फिल्म की शब्दावली प्रिपेयर करते हैं। एक फिल्म की शब्दावली प्रिपेयर करने में हम लोगों को 14 घंटे लगते हैं, 2 टीचर्स को 14 घंटे लगते हैं बनाने में। तो उनको हम फिल्म दिखाने से पहले देते हैं पूरा। फिल्म दिखने के बाद उस फिल्म के बारे में चर्चा होती है। मैं आपके पास वापस आना चाहता हूँ अशोक जी, जस्ट तो अतिशय जी, आपने भी कोई फिल्म की शब्दावली बनाई है क्या, और फिल्मों का चयन कैसे करते हैं? जी, जैसे कि मैं उर्दू लैंग्वेज प्रोग्राम का हेड हूँ। उर्दू ज़बान जिस फिल्म में है उस फिल्मों को हम सेलेक्ट करते हैं, इंतखाब करते हैं। जैसे मुग़ल आज़म है, पाकीज़ा है, इस तरह की उमराव जान फिल्में हैं। हम भी वैसे ही शब्दावली बनाते हैं, जिसको उर्दू में लफ्ज़ियात कहते हैं, अंग्रेज़ी में वोकैबुलरी कहते हैं। शब्दावली के साथ साथ कुछ डायलॉग्स भी बनाते हैं, और उन फिल्मों का सिलेक्शन करते हैं जिन फिल्मों में कल्चर भी है साथ में, ना कि सिर्फ डांस है, गाना है, बल्कि उस कल्चर के ज़रिए कुछ वो सीख सकते हैं, भारतीय सभ्यता को, भारतीय तहज़ीब को, या भारतीय संस्कृति को। तो एक तरीके से ज़बान अगर आप सीख रहे हैं तो ज़बान के साथ साथ ज़रूरी है कि कल्चर, संस्कृति, जिसे तहज़ीब कहते हैं। जब तक हम तहज़ीब को नहीं समझेंगे तब तक ज़बान को समझना बहुत ही मुश्किल होगा। तो अगर हम सलाम कर रहे हैं, या आदाब कर रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं, उसका जेस्चर क्या होगा, थ्रू द फिल्म, थ्रू द विजुअल हम उनको समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं कि ये प्रॉपर जेस्चर है। जैसे हम किसी को आदाब करते हैं या किसी को नमस्कार करते हैं, तो ये जेस्चर वीडियो के ज़रिए आसानी से कम्युनिकेट हो जाता है। वो चीज़ें हम ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो जैसे शब्द जी, कि हमारा जो प्रोग्राम है वो लर्नर ओरिएंटेड प्रोग्राम है। तो हम कोई भी मटेरियल जो है वो इम्पोज नहीं करते, बल्कि उनसे हम सजेशन लेते हैं, और किस तरह की चीज़ वो पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उसके आधार पर फिर हम मटेरियल चुनते हैं। जैसे कि 25% मटेरियल हर विषय में, इवन फिल्म में भी हम उनको सजेस्ट करते हैं कि ये देखना चाहिए, ज़रूरी है, और 75% उनके सुझाव से हम दिखाते हैं। तो उनके सुझाव से दिखाई गई फिल्मों में कौन सी फिल्म आपको याद आती है? कई फिल्में हैं। गर्म हवा है, मुग़ल आज़म सब लोग देखना चाहते हैं। नई फिल्म में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जी, और वेल्डन आप अब्बा लखनऊ से आए हैं जी, और आप जयपुर में हैं, तो जयपुर में कौन सी फिल्में ज़्यादा देखी गई छात्रों की मांग पर? जैसे कि वो हिंदी प्रोग्राम है तो ज़रूर हम इवन पाकीज़ा वगैरह भी दिखाते हैं, लेकिन 420 बहुत लोकप्रिय है विद्यार्थियों के बीच में। जूता है जापानी, जूता है जापानी वाला 420 है, देवानंद की गाइड है, ये सब चीज़ हमेशा हर बार इसकी मांग होती है। और आजकल क्या है कि चूँकि लिसनिंग कम्प्रिहेंशन का इसमें स्किल जुड़ा हुआ है, इसलिए साउंड क्वालिटी नई फिल्मों की बेहतर होती हैं। तो उसमें लगान वगैरह है, और नई फिल्मों, चूँकि नई फिल्में तैयार करनी होती हैं तो उसके लिए समय चाहिए हम लोग टीचर्स को भी, तो लगान तक दिखाते हैं जी। सो स्टेइंग विद मूवीज समहाउ इट्स काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग मोस्ट ऑफ द टाइम। जैसे पाकीज़ा आपने दिखाई, तो लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंटरेक्शन रहेगा उसके बाद स्टूडेंट्स के साथ में? लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जैसे पाकीज़ा में दिखाया गया है किस तरह शादी का फंक्शन होता है, इस तरह की तमाम चीज़ें होती हैं, तो जो समाज में शादियां होती हैं उसमें भी हम ले जाते हैं, उनको इंटरेक्शन कराते हैं। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूं कि जो यहाँ से तालिब इल्म जाते हैं, स्टूडेंट्स जाते हैं, विद्यार्थी छात्र जाते हैं, उनके रहने का इंतज़ाम भी हम होस्ट फैमिली में करते हैं। होस्ट फैमिली मतलब पेइंग गेस्ट नहीं, बल्कि फैमिली का एक पार्ट है अगर आप होस्ट फैमिली में रह रहे हैं, ताकि आपका लर्निंग प्रोसेस जो है वो चलता रहे। और कुछ फिल्में ऐसी हैं, जब फिल्म की हम बात कर रहे हैं, कुछ फिल्में ऐसी हैं जैसे पाकीज़ा है या मुग़ल आज़म है, या बाद की फिल्में उमराव जान और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे या लगान है, ये फिल्में ऐसी हैं जो भारतीय समाज में, हिंदुस्तानी मुआशरे में
उस फिल्मों को एक तरीके से ऐसी हैसियत हासिल है जो सब लोग उसके बारे में बात करते हैं, उसके गाने के बारे में बात करते हैं, कहीं ना कहीं शादी के मौके पे या किसी और मौके पे गाने भी सुनने को मिल जाते हैं। तो एक तरीके से वो चीज़ें जो आपने क्लास में सीखी या देखी, वो चीज़ें आपको समाज में सुनाई पड़ रही या उसके बारे में लोग बातचीत करते हुए दिखाई देते हैं। तो इमर्शन होता है, 100% इमर्शन हो रहा है, और आप परिवार में भी रह रहे हैं, वहाँ भी सीख रहे हैं, वहाँ के लोगों से बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से अच्युतानंद जी, जो भाषा सीखता है वो जब उस भाषा में बोल पाता है तो उसको बड़ा आनंद आता है। जी, सही तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खास प्रोविजन रहता है, कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी रहती हैं कि जहाँ जो स्टूडेंट्स अमेरिका से भारत आए हैं वो बोल के आनंदित हों कि उर्दू या हिंदी में वो थोड़ा सा अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। जी हाँ, वैसे इस तरह से एक्सरसाइज तैयार किए जाते हैं। खासकर फोकस होता है शुरू में व्याकरण पर, ग्रामर पर, तो उनको ग्रामर आनी चाहिए पूरी की पूरी, और कुछ शब्दावली दी जाती है। तो उसके बाद वो जाकर उन ग्रामर और शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं कम्युनिटी में जब बोलना होता है। और कम्युनिटी इंटरेक्शन के लिए फिल्म सबसे कॉमन टॉपिक है। रिक्शा वाला से लेकर प्रोफेसर तक उस फिल्म पे बात कर सकता है। तो ये कॉमन, इसीलिए फिल्म पर फोकस ज़्यादा है, क्योंकि बेसिकली हमारा अल्टीमेट जो एम है उनको कम्युनिटी में इमर्ज करने के लिए भेजना, उनका उसी पर्पज़ से आते हैं। ग्रामर तो सब किताब से पढ़ कर जान जाएंगे, लेकिन एक सेंटेंस नहीं बोल सकते तो क्या फ़ायदा। तो हम इनको यहाँ रूल बताते हैं क्लास में, और फिर कहते हैं कि जाओ समाज में लोगों से प्रैक्टिस करो उसकी। तो जब कोई दूसरे देश में है तो वहाँ की संस्कृति वगैरह में सीखते हुए जो आपसी संबंध है, जैसे भारतीय समाज ऐसा है, और पहले तो संयुक्त परिवार प्रणाली बहुत अधिक रही थी, जॉइंट फैमिली सिस्टम जो कई लोगों ने देखा नहीं होता है। तो ये जो संबंध है, अब ये भी मामा है, मामी है, चाचा है, चाची है, नाना नानी इत्यादि, ये संबंधों के बारे में उनको बताने के लिए क्या तरीका आप अपनाते हैं? हम उनको एक जैसे परिवार की जो रिश्तों की शब्दावली होती है वो देते हैं, और चूंकि वो होस्ट फैमिली में रहते हैं एज ए पेइंग गेस्ट, तो वहाँ इस सब का रोज़ इस्तेमाल किया जाता है कि मामा मामी चाचा चाची सारी चीज़ें वो देखते हैं। और इनफैक्ट वो बहुत ही भारतीय जो हमारा पारिवारिक जो सिस्टम है, व्यवस्था है, खासकर संयुक्त परिवार, बहुत बहुत पसंद करते हैं आजकल ये विद्यार्थी। जी, बहुत पसंद करते हैं। और उसका फिर ये तो कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक ही अंकल हैं, यहाँ पर बहुत सारे अंकल हैं। जी, तो बहुत खुश होते हैं, उस हमारे बहुत खुश होते हैं। इस तरह से सिखाते हैं उसको। तो अंकल से बात करते हुए जब हम संबंधों की बात कर रहे हैं, तो भारतीय समाज में कुछ बातें उनको यहाँ से एकदम अलग लगती हैं। ये जो अलग लगने वाली बात है, तो जो NRI स्टूडेंट्स आते हैं, यानी अब उनके माता पिता यहाँ आकर बस गए, इस नाते वो हिंदी उतनी अच्छी तरह नहीं जानते, पर वो भारतीय समाज के बारे में जानते हैं, और ये जो दूसरे हैं जो भारत के बारे में कुछ भी नहीं जानते, उन दोनों की लर्निंग जो है उसमें क्या अंतर आपको खास करके लगता है? दोनों की लर्निंग में थोड़ा तो अंतर है। जैसा पहले डॉक्टर एन सिंह ने बताया था कि जो हेरिटेज लर्नर होते हैं, जिनका सामाजिक परिवेश में कुछ भूमिका है, जिनके ख़ानदान में जो लोग उर्दू बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं, तो उनको बहुत सारी चीज़ें पहले से पता होती हैं, लेकिन ये भी सच है कि उतनी बारीकियाँ उनको नहीं मालूम होती हैं। तो जब वो वहाँ जाते हैं, वहाँ के समाज में जब जीते हैं, ख़ानदान के साथ या किसी परिवार के साथ होते हैं, तो करीब से वो देख सकते हैं कि किस तरीके से किस चीज़ में रिएक्ट करते हैं, समाज में कौन से शख्स का, कौन से पर्सन का क्या मकाम है, क्या रुतबा है। चाचा जी हैं, दादा जी हैं, ताऊ जी हैं, तो उनके साथ कैसे रिएक्ट करना है। एक चीज़ें होती हैं सुन के सीखना, और एक चीज़ें होती हैं जो आप प्रैक्टिकली डेली बाय डेली आप लाइफ में फेस करते हैं। तो मुझे लगता है कि और जो नॉन हेरिटेज होते हैं, जिनका कोई परिवेश, भारतीय परिवेश नहीं है, जिनका कोई भारतीय बैकग्राउंड नहीं है, जब वो जाते हैं तो उनके लिए और भी आकर्षण का केंद्र होता है कि एक ऐसी तहज़ीब, एक ऐसा समाज जहां आज भी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे की मुसीबत में भी काम आते हैं, एक दूसरे के साथ हंसते भी हैं, खेलते भी हैं, वक्त भी गुजारते हैं। तो मेरे ख्याल से उनको बहुत अट्रैक्ट करता है, बहुत अच्छा लगता है। कई लोग कोशिश करते हैं, उसमें पूरा घुल मिल जाते हैं, और वहाँ से आने के बाद भी उस परिवार से उनका गहरा ताल्लुक़ होता है, फ़ोन पे बात करते हैं, ख़त लिखते हैं। तो हमें लगता है काफ़ी जो भारतीय परिवार का परिवेश है या भूमिका है, वो काफ़ी प्रभावित करती है, काफ़ी मुतासिर करती है। और एक मैं वाक़या बताना चाहूँगा, माफ़ कीजिएगा, कि एक विद्यार्थी था हमारे प्रोग्राम में, तो वो अपने परिवार से पहला विद्यार्थी था भारत जाने वाला 200 साल के बाद। 200 साल पहले उसका परिवार अमेरिका आ गया था, और उसके बीच में कोई नहीं गया था उसके परिवार से।
तो जब उसने अब वो 200 साल 200 साल गुजरात से यहाँ आए हुए थे, जैसे भी हो, तो गुजरात से फिर कहीं अफ्रीकन कंट्री, वहाँ से फिर अमेरिका ऐसे आया था। तो जब वो रिसर्च करने का हुआ तो कहा कि हम जब रिसर्च करेंगे तो अपने समाज परिवार के बारे में करेंगे कि वहाँ लोग कैसे थे, कैसे आए, क्या हुआ। और उसने कहीं से फिल्मों का कुछ गाना सुना था, हिंदी फिल्मों का, तो उसको ये सब बहुत अपील की और इसलिए वो गया। उसका कोई रिसर्च पर्पस वगैरह नहीं था, अपने ख़ानदान के बारे में पता करने के लिए कि वो लोग कैसे और रहते थे और क्या करते थे। तो उसको काफ़ी लाभ हुआ इस? जी 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 जी, काफ़ी लाभ हुआ। कम से कम अपनी जड़ को पहचान तो सकता है अब। और गया भी था जहाँ से वो लोग गए थे अपने गुजरात जिलों में। तो जब हम बात करते हैं किसी दूसरे देश में जाके अपनी भाषा सीखने की, तो अपने आप में एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगता है। आई एम एन इंडियन एंड आई एम गोइंग बैक टू इंडिया टू लर्न द लैंग्वेज दैट इज प्रॉब्ली being used by my family members. अगर यहाँ आने वाले अंग्रेजी में बोलने लगे, still when you go back, it is very difficult if you cannot talk in Hindi or Urdu or for that matter Bangla, Gujarati, Punjabi, the language which is spoken in your family, तो relate करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, स्पेशली बुजुर्गों के साथ। उस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस यहाँ से आए हुए स्टूडेंट्स के आपके सामने आए? जी, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आए हैं। एक मिसाल मैं आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट के अंडर में न सिर्फ उर्दू और हिंदी की शिक्षा दी जाती है, एजुकेशन दी जाती है, बल्कि 14 भाषाओं की शिक्षा दी जाती है, जो 14 अलग अलग एरिया में लोकेटेड है। उर्दू चूँकि लखनऊ की ज़बान, उर्दू तहज़ीब उर्दू, तो उसके ताल्लुक़ से लखनऊ में उर्दू का सेंटर है, जयपुर में हिंदी का सेंटर है, कोलकाता में बांग्ला का सेंटर है, वैसे ही पंजाब में चंडीगढ़ में पंजाबी का सेंटर है, ऐसे ही दक्षिण भारतीय भाषाओं का सेंटर है। तो तकरीबन 14 भाषाएं सिखाई जाती हैं अमेरिकन इंस्टीट्यूट के अंडर में। आपका जो सवाल था कि कोई दिलचस्प बातें बताएं, तो एक तालिबे इल्म, एक स्टूडेंट मेरे यहाँ आए थे पढ़ने के लिए, और वो इसलिए उर्दू सीखना चाह रहे थे क्योंकि उनके दादाजी ने, वो पंजाबी फैमिली के थे, लेकिन उनके दादाजी ने कुछ शायरी लिखी थी उर्दू में, और वो चाह रहे थे कि दादाजी अब नहीं है तो दादाजी के ख़यालात या दादाजी के जज्बात क्या थे उसमें, उसको वो पढ़ना चाह रहे थे, जानना चाह रहे थे। तो जब उन्होंने उस शायरी को, उस ज़बान को सीख लिया, उस शायरी को खुद से एक्सप्लेन करना शुरू किया, तो उनके चेहरे की फीलिंग हम देख सकते थे, जज्बात देख सकते थे, कितने खुश हो रहे थे। और उस हर एक अक्षर को, हर एक शब्द को, हर एक अल्फाज का अलग अलग मीनिंग निकाल के वो रिलेट कर रहे थे अपने ख़ानदान के साथ। तो अलग अलग तरह की फीलिंग्स है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है देख के। और ये भी होता है कि यहाँ पर मैं अब तक आने के पहले मैं फिर इस बात को रेखांकित करना चाहता हूँ, जब भाषा के द्वारा आपके लिए द्वार खुलता है अपने आप को जानने का, तो एक समृद्धि की अनुभूति होती है, एक एहसास होता है कि कुछ ऐसा खजाना हाथ लग गया है जो सामने था पर हम उस तक पहुंच नहीं सकते थे। शब्दों में कुछ ऐसी बात है कि चाहे जहां आप बात कर रहे हो, सिग्निफिकेंस ऑफ वर्ड्स इज ऑलवेज अंडरलाइंड। वो जो भाषा के साथ समृद्ध होने वाली यात्रा में जिस तरह से अमेरिकन इंस्टीट्यूट का कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, दैट इज रियली फैसिनेटिंग। सो जब आप वहाँ से यहाँ आते हैं तो भारत में जिस तरह से सीखने सिखाने का क्रम आप और जगह देखते हैं, तो बेसिक क्या ऐसी चीज़ें जो यहाँ से आप लेके जाते हैं थ्रू योर ट्रेनिंग विद पीपल हु आर टीचिंग यू हाउ टू टीच? यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ये मेन चीज़ है जो हम लोगों के यहाँ नहीं है। जैसे स्मार्ट क्लासरूम का कॉन्सेप्ट जो यूएसए में है, हमारे यहाँ नहीं है, लगभग हम लोग सेंटर में भी नहीं है। तो क्या है स्मार्ट क्लासरूम? जैसे हम मीडिया का इंटरनेट वगैरह का इस्तेमाल स्क्रीन पर करें, प्रोजेक्टर से करें क्लास में, वो सब चीज़ हमारे यहाँ फैसिलिटी नहीं है अभी, सिर्फ टीचर बोलता है। आप लेकिन जहाँ आप पढ़ाते हैं वहाँ पर है वो? नहीं, अभी तक उससे नहीं पढ़ाते हैं जी हम लोग। लेकिन जो हमारे यहाँ जो कोशिश है वो, जो भारत में आपको अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन स्टडीज़ जिस लेवल का लैंग्वेज लेसन प्रोवाइड करता है, उस तरह का लेसन प्रोवाइड करने के लिए कोई और भी, हमारा कोई दूर दूर तक कोई कंपटीटर भी नहीं है दुनिया में, और ना हमारा कोई मुकाबला है किसी से। क्योंकि जिस लेवल से हम सिखाते हैं, हमने बताया कि कल्चर, लैंग्वेज हम सिखाते हैं थ्रू द कल्चर। क्लासरूम 4 आवर्स
लेसन होता है, लेकिन क्लासरूम के अलावा जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है जो रिलेटेड है लैंग्वेज से, तो वो चीज़ें उसमें शामिल होती है, जिसमें हम बाहर से कुछ एक्सपर्ट को बुलाते हैं जिसको हम गेस्ट स्पीकर कहते हैं। उसके अलावा हम कुछ प्रोफेशन से रिलेटेड लोगों को बुलाते हैं जिसको हम मोनोलिंगुअल स्पीकर कहते हैं। मोनोलिंगुअल स्पीकर इसलिए टर्म दिया गया है कि उनके पास पर्टिकुलर किसी प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी होती है। जैसे टेलर है, टेलर की कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जैसे बार्बर है उसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं। तो सभी इस तरह के लोगों को, पंडित है या ज्योतिष है, उनके पास अलग टर्मिनोलॉजीज़ है और उसकी आस्था भी है, विश्वास भी है भारत में। तो इस तरह के एक्सपर्ट को हम बुलाते हैं, उनसे रूबरू कराते हैं, उनसे गुफ्तगू कराते हैं। उसके अलावा कुछ तारीख़ी जगह होते हैं, ऐतिहासिक स्थल होते हैं, वहाँ हम छात्रों को ले जाते हैं। जैसे किसी दरगाह में, खानकाह में, वहाँ ले जाते हैं, मंदिर में ले जाते हैं, दिखाते हैं कैसे लोग यहाँ आस्था होती है और ज़बान का उससे ताल्लुक़। चूँकि अगर आप खानकाह में जाएं तो वहाँ कव्वाली हो रही है, किसी मंदिर में जाएं या आश्रम में जाएं तो वहाँ भजन हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ें आप रूबरू होते हैं, तहज़ीब के रूबरू होके आप सीखते हैं, आपको लाइव एक्सपोजर मिल रहा है। वो चीज़ें आप अमेरिका में बैठ के, इंटरनेट पे बैठ के नहीं सीख सकते हैं। आपको वो लोग नहीं मिल सकते जिनसे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं डेली की लाइफ में। आपको बातचीत करने का मौका मिल रहा है, आपको वहाँ कल्चर के सामने जाएंगे, देखेंगे कि भाई खानकाह में कैसे कव्वाली हो रही है। जब कव्वाली होती है, मज़ार पे लोग चादर कैसे चढ़ाते हैं, और वो जो एक अक़ीदत है, वो तमाम चीज़ें वो आपको देखने को मिलता है। उसके ज़रिए आप कम्युनिटी के बिल्कुल करीब जाते हैं, क्लोज जाते हैं लोगों के। और जी दुनिया जबकि आज ग्लोबल विलेज बन चुकी है, जहाँ एक दूसरे को समझना इंटरनेट के ज़रिए तो आसान है, लेकिन जब आप और करीब जाएंगे तो ज़बान सबसे बड़ा कम्युनिकेशन है। अगर ज़बान जानते हैं तो आप आसानी से किसी के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपने बात कही और मुझे ऐसे शेर याद आता है अकबर इलाहाबादी साहब का, क्योंकि तहज़ीब के बारे में पता नहीं हो तो ऐसी स्थितियाँ हो जाती हैं कि उन्होंने कहा जिस स्थिति के लिए कि हम ऐसी सब किताबें काबिल जब्ती समझते हैं कि जिनको पढ़ के बेटे बाप को खपती समझ। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। तो तहजीब के बारे में अंदाज़ा नहीं होगा तो ऐसा हो सकता है कि मैं जानता हूँ और गुरूर, गुमान, अहंकार तो वो नहीं हो, विनम्रता रहे। फिर भी तहजीब के साथ साथ टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, खास करके कंसिडरिंग द फैक्ट दैट यू आर teaching them at American Institute of Indian Studies based in India, and then they come back to America. Internet definitely is a source and it's a wealth of information and knowledge. उस point of view से क्या हिंदी इंटरनेट पर इस तरह यूज़ में आ रही है जो कि ज़्यादा अच्छा हो सीखने वालों के लिए? नहीं, फ्रेंकली स्पीकिंग नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, प्रोग्राम्स हैं जिसमें कि आप अनुवाद करते हैं, वो बहुत गलत अनुवाद होता है, तो उसके लिए फ़ायदा नहीं है। भाषा शिक्षण के लिए नहीं फ़ायदा है, सूचना एकत्र करने के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन भाषा शिक्षण के लिए नहीं। कुछ इस दिशा में काम हो रहा है क्या? जी, काम हो रहा है। बहुत सारी वेबसाइट डेवलपमेंट हुआ है, वेबसाइट बनी है, जैसे BBC की वेबसाइट है, आप उस पर देख सकते हैं। उर्दू के भी बहुत सारे क्लिप्स आपको मिलेंगे, उर्दू लेटर्स मिलेंगे। और अभी भारत में भी कुछ भारतीय सरकार भी अपनी भाषा को, ज़बान को फ़रोग़ देने के लिए बिगनर्स लेवल पर उससे मतलब आगे नहीं, बिगनर्स लेवल पर बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन इंटरमीडिएट एडवांस पर नहीं। So still there is a growing importance of live learning as far as language is concerned, because along with language you get a feel of the culture and some beautiful nuances, and also the doors are open for you to know more about yourself through your family members, and sometimes, as he mentioned, connecting and relating to the writings of your grandfather. That's a great experience, and learning helps us in growing, and in order to realize our full potential, the methodology that we adopt to learn is equally important, and also is important the concept or the vision with which American Institute of Indian Studies was formed, and that has been instrumental in making people cross the boundaries and limitations of learning. Sharing all about this and the way this institute is functioning, Dr. Achyutanand ji as well as Dr. Ehtasham ji came from Lucknow and from Jaipur and shared all these experiences with us. Thanking them and thanking all of you for being with us.
This is Wide Angle with Ashok Vyas.